हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल में। और आज का जो टॉपिक है, लगातार आपको न्यूज़ में दिखाई दे रहा होगा, यूसीसी को लेकर कि लागू होने वाला है क्या। तो आज उसी पे चर्चाएं करेंगे और पूरी बेहतरीन तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये न्यूज़ में बराबर आ रहा है। तो ये एग्ज़ाम के लिए आपका इम्पॉर्टेंट बन चुका है और इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा सीजीएल एग्ज़ाम में या अदर स्टेट एग्ज़ाम में। तो ये यूसीसी क्या होता है वो जानेंगे। यूसीसी के महत्व क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड के, समान नागरिक संहिता के, इसके सीमाएं क्या हैं, यानी विपक्ष में तर्क क्या है, इसकी न्यायिक निर्णय क्या है और विधि आयोग की क्या सिफारिश है। ये पूरी चीज़ हम लोग देखेंगे और डिटेल में थोड़ा देखेंगे और पूरी बेहतरीन तरीके से समझकर मैं गारंटी बता रहा हूँ कि इतने बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि यूसीसी आपके एकदम दिमाग में अट जाएगा और आपको समझ में आने लगेगा कि इसका विरोध फ़िलहाल देश में क्यों हो रहा है। तो समय ना व्यर्थ करते हुए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यूसीसी आखिर है क्या। तो पहले हम यूसीसी की अगर बात करें तो यूसीसी आपके संविधान के अनुच्छेद 44 में देखने को मिलता है। किस में देखने को मिलता है? तो पहला क्वेश्चन यहीं से निकल कर आ जाएगा, यूसीसी आर्टिकल कितने में देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 44 में आपको यूसीसी का वर्णन देखने को मिलेगा। यूसीसी की अगर बात करें तो यूसीसी का अर्थ क्या होता है, यानी समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या होता है। जैसा कि आपको पता, आर्टिकल 44 ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है डीपीएसपी के अंतर्गत, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे समान नागरिक संहिता का अर्थ क्या है। तो देखिए, समान नागरिक संहिता का अर्थ आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। समान नागरिक के लिए सार्वजनिक आचरण का निर्णय एक समान हो। सार्वजनिक आचरण का संबंध सार्वजनिक जीवन और गतिविधि से हो, सार्वजनिक जीवन और गतिविधि से हो, जैसे कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार का और भरण पोषण का। ये सब जितने प्रावधान आते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं समान नागरिक संहिता। अब इसके आगे हम बात करें तो समान नागरिक संहिता का प्रावधान क्या है। तो आप देखिए, आर्टिकल 44 का यह प्रावधान कि सभी धर्म के लिए समान नागरिक संहिता मिले, लेकिन समान नागरिक संहिता केवल गोवा में लागू है। फिलहाल अभी आपको यूसीसी समान नागरिक संहिता कहाँ लागू है तो ये आपको पता होना चाहिए। फ़िलहाल ये गोवा में लागू है, अन्य किसी राज्य में लागू नहीं है। इसीलिए अब चर्चाएं उठ रही है कि अब इस यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू करने की चर्चाएं उठ रही हैं। जैसा कि मैंने शुरू में ही आपको बताया कि ये किसके अंतर्गत आता है। तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है। और जब डीपीएसपी के अंतर्गत आता है तो आप जान सकते हैं कि ये किसी भी तरह का बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं, जितने भी प्रावधान आते हैं, वो बाध्यकारी नहीं है। इसीलिए राज्य पर निर्भर करता है कि राज्य समान नागरिक संहिता को लागू करे या ना करे। तो ये तो था समान नागरिक संहिता का एक ब्यौरा, मतलब छोटा सा, कि समान नागरिक संहिता क्या होता है और इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान आते हैं। तो आपको पता है, तलाक से संबंधित, फिर से मैं बता दूं, तलाक से संबंधित मुद्दा या उत्तराधिकार से संबंधित मुद्दा या विवाह से संबंधित मुद्दा, इस तरह के मुद्दे समान नागरिक संहिता के अंतर्गत आते हैं, जिसको हम लोग एक पर्सनल लॉ भी कहते हैं। तो अब हम इसकी देखेंगे महत्व या पक्ष में तर्क। तो इसके महत्व क्या है और पक्ष में क्या क्या तर्क दिए गए हैं वो देखेंगे। तो पहले है राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया जाएगा अगर समान नागरिक संहिता कानून समक्ष सभी नागरिक के धर्म और जाति के बावजूद समान राष्ट्रीयता को मदद मिलेगी। बोला जा रहा है एक कानून सभी धर्म के लिए होगा, सभी जातियों के लिए होगा, किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। इसीलिए यह राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने का काम करेगा। दूसरा, लैंगिक न्याय व समानता। किसी तरह का लैंगिक भेदभाव आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। लैंगिक भेदभाव मतलब हो गया कि लिंग के
आधार पर जो भेदभाव होता है महिला, मेल और फीमेल में, वो भेदभाव यहाँ पर हट जाएगा, वो भेदभाव यहाँ पर कम हो जाएगा और न्याय सभी को मिलेगा। जैसे पर्सनल लॉ में हिंदू का लॉ आता है, मुस्लिम लॉ आता है, तो उसके तहत क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो महिलाओं के पक्ष में नहीं जाता है और महिलाओं के साथ बहुत सारा भेदभाव देखने को मिलता है। इसीलिए इससे क्या होगा, लैंगिक न्याय, सभी को समान न्याय मिलेगी और समानता मिलेगी। फिर आप देखिए कानूनी प्रक्रिया का सरलीकरण, यानी कानूनी प्रक्रिया एकदम सरल हो जाएगा। इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि इसको किस जाति का है, किस धर्म का है, कि इसके तहत इसको कानूनी प्रक्रिया किया जाए। अगर एक कानून, समान कानून, आप खुद सोचिए, अगर समान कानून रहेगा तो फिर जाति धर्म यहाँ पर हट जाएगा और सभी के लिए एक कानून बन जाएगा, जिससे कानून में क्या होगी, सरलीकरण होगी, मतलब कानूनी प्रक्रिया में इतनी दिक्कत नहीं आएगी, माथापेची नहीं होगी। फिर हम बात करें तो ये तो थे कि पक्ष में इतने बात, लेकिन विपक्ष में क्या तर्क आ रहे हैं। विपक्ष में लेकिन इसको लागू कर देना इतना आसान बात नहीं है, क्योंकि इसमें इसी तरह का विवाद देखने को मिल रहा है और वो विवाद आपको इसलिए देखने को मिलता है क्योंकि विवाद धर्म से जोड़कर, कुछ जातियों से जोड़कर हो रहा है। क्योंकि आप आर्टिकल 22 से 25 में अगर आप देखिएगा तो धर्म से संबंधित आपको आर्टिकल्स देखने को मिलता है और ये फंडामेंटल्स राइट है। तो कहीं ना कहीं अगर ये कानून लाया जाता है तो किसी न किसी धर्म के विरुद्ध लाया जाएगा और इसीलिए इसमें ज़्यादा विवाद है कि आर्टिकल 22 से 25 तक में फंडामेंटल मौलिक अधिकार है, हमारी धर्म के आधार पर हम अपने कानून को कर सकते हैं, लेकिन ये लाने के बाद ये आर्टिकल्स पर प्रभाव पड़ेगा। तो हम देखते हैं इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क हैं। तो पहले विपक्ष में विविधता और संस्कृति में संवेदनशीलता आपको दिखाई देगी। भारत एक विविधतापूर्ण समाज है, ये आपको पता है, जिसमें अलग अलग धर्म रहते हैं, रीति रिवाज है, परंपराएं हैं, ऐसे लोग रहते हैं। यूसीसी को भिन्न समुदाय व धार्मिक अधिकारों की उल्लंघन के रूप में देखा जा रहा है। और यूसीसी अगर आ जाता है समान नागरिक संहिता, तो कहीं ना कहीं एक समुदाय और धार्मिक अधिकार जो है उसका उल्लंघन माना जा रहा है, इसीलिए ये सबसे बड़ा विवाद का कारण बना हुआ है। दूसरा आप देखें तो यहाँ पर है राजनीतिक इच्छा शक्ति भी है। यूसीसी धर्म व संस्कृति को संबंधित है, यूसीसी धर्म और संस्कृति से आपका संबंधित रखता है। और भारत आपको पता है विविधतापूर्ण समाज है, विविधतापूर्ण बहुत जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिस कारण राजनीतिक पार्टियाँ अलग अलग धर्म व संस्कृति के लोगों का संरक्षण करेगी, जिससे राजनीतिक इच्छा शक्ति कानून बनने का रुकावट करेगा। फिर एक और डर बना हुआ है बहुसंख्यकवाद का डर। ये क्या डर है, बहुसंख्यकवाद का डर। जब समान नागरिक संहिता लागू होगा तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को ये डर है कि भारतीय समाज में बहुसंख्यक लोगों की रीति रिवाज ज़्यादा प्रभावी है, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक को ये डर है कि संस्कृति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, यानी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक की जो संस्कृति है उस पर प्रभाव पड़ेगा और जो बहुसंख्यक है उसके हिसाब से ये कानून लागू कर दिया जाएगा। फिर एक है कानूनी चुनौती भी है सरकार के सामने, क्योंकि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए संविधान व बहुत कानून में बदलाव करने होंगे। मैंने जैसे बताया आपको आर्टिकल 22 से 25 तो आपको पूरी तरह से धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान करता ही है, कानूनी स्वतंत्रताएं, कोई भी धर्म अपना कानून अपना हिसाब से अपना सकता है, 22 से 25 में पता है। तो एक कानूनी चुनौती भी है सरकार के पास कि अगर समान नागरिक संहिता को लागू करती है तो एक बड़ा कानूनी में बदलाव देखने को मिलेगा। फिर एक सबसे बड़ा जो कारण आपको दिखाई यहाँ पर दिखता है वो है धार्मिक कट्टरता। समाज में धार्मिक कट्टरता के कारण सिविल नागरिक संहिता को लागू करना मुश्किल होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं लगेगा कि धर्म बट गया, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि समान नागरिक संहिता आ जाएगी
तो जो पहले धर्म बने हुए हैं, लॉ जिसके बने हुए हैं, उस धर्म का लॉ से विभाजन हो जाएगा, जिसके कारण सार्वजनिक आचरण को बहुत से लोग धर्म के साथ जोड़कर देखने लगेंगे और जिसके कारण धर्म में थोड़ी सी कट्टरता पैदा होने की आशंका है। फिर आप इसमें न्यायिक निर्णय देखिएगा तो कुछ ऐसे न्यायिक निर्णय पहले हो चुके हैं जिसमें बात किया जाए, कुछ केसेस आए हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट में पहले भी कहा गया है कि यूसीसी को लागू किया जाए। पहला जो केस आया था न्यायिक निर्णय का वो शाह बानो केस 1985, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट बनता है आपके एग्ज़ाम में जितने भी यहाँ पर केसेस हैं। ये केस किससे रिलेटेड था? तो ये केस था भरण पोषण से संबंधित। इस केस में क्या था, शाह बानो केस में इनके और इनके पति के साथ तलाक हो गई थी। तो तलाक होने के बाद पर्सनल लॉ के अंदर में शरीयत कानून 1937 के में कहा जाता है कि भरण पोषण के लिए किसी भी महिलाओं को कोई राशि या किसी तरह का प्रदान नहीं किया जाएगा। सीधे तलाक दे दिया गया तो फिर पूरी तरह से रिश्ता खत्म, किसी तरह का भरण पोषण से संबंधित भी कुछ नहीं दिया जाएगा। इसी में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार होना चाहिए, जो कि शरीयत कानून 1937 के विरुद्ध था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि समान नागरिक संहिता को यहाँ पर लागू करने पर बल देना चाहिए, क्योंकि महिला और पुरुष में भेदभाव को कम किया जाए। और जिस तरह मुसलमान में नहीं मिलता है तो हिंदू एक्ट में भरण पोषण के लिए मिलता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये जो धर्म के आधार पर भेदभाव है, जिसके कारण महिलाएं प्रताड़ित हो रही है, तो इसीलिए समान नागरिक अगर संहिता रहेगी तो धर्म यहाँ पर बाधा नहीं बनेगा और महिलाओं को यहाँ पर भरण पोषण के लिए मिल सकता था अगर कानून में प्रावधान रहता। तो दूसरा केस सरला मिदगल केस 1995, सरला मिदगल केस 1995। इस केस में दोहरे विवाह से संबंधित था। यह केस दोहरे विवाह से संबंधित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन करके दूसरा विवाह करना लैंगिक न्याय के खिलाफ है। यानी आप अगर धर्म परिवर्तन करके दूसरा विवाह करना चाहते हैं तो लिंग न्याय के, लैंगिक न्याय के खिलाफ है, जिससे महिला का शोषण होता है, जिसमें कहा गया था कि महिलाओं का इसमें शोषण होता है। इसीलिए सभी धर्मों के लिए एक जैसा विवाह का नियम कानून होना चाहिए। इसीलिए विवाह का सभी धर्मों का एक जैसा कानून होना चाहिए। तो ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने इसमें। फिर आपको एक केस दिखाई देगा, तो एक केस था सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार केस का, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार केस का। यह केस विवाह के पंजीकरण से संबंधित था, विवाह का रजिस्ट्रेशन पंजीकरण से संबंधित था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, विवाह के पंजीकरण के लिए अनिवार्यता पर बल दिया जाए। यानी विवाह में पंजीकरण को लाया जाए कि कम से कम पता चले, वैलिड पता चले कि कौन, ये नहीं कि कोई झूठा बोल दे कि शादीशुदा है फिर जब मन करे तो तलाक कर दे। एक पंजीकरण प्रक्रिया लाई जाए और इसमें जोड़ दिया जाए। फिर आपको एक केस और देखने को मिलता है, वो केस था सायरा बानो केस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बराबर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। ये था 2017 का केस, सायरा बानो केस। ये केस था ट्रिपल तलाक को लेकर, ये केस था ट्रिपल तलाक को लेकर। कुछ साल पहले आपको पता है ट्रिपल तलाक को हटाया गया, तो ये केस बहुत ही उबाल में था, बहुत ही चर्चा में था। तो ये ट्रिपल तलाक को लेकर केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने समान नागरिक संहिता को लागू करने पर बल दिया था, बोला था कि समान नागरिक संहिता को लागू किया जाए। तो ये था आपका न्यायिक निर्णय जो हुए हैं। फिर हम इसमें बात करेंगे और वो बात करेंगे कि आखिर विधि आयोग की रिपोर्ट इसमें क्या क्या है, विधि आयोग की इसमें रिपोर्ट क्या क्या है। तो ये हम देखेंगे अपने अगले क्लास में। फ़िलहाल के लिए इतना ही। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है या कुछ जानकारी आपको बेटर लग रही है तो हमारे चैनल के साथ जुड़िए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।